यूपी के उपचुनाव पर टिकी हर नजर आज रामपुर की तरफ मुड़ी हुई थी। वजह लंबे अरसे के बाद हुई अखिलेश यादव और आजम खान की साझा सभा थी। रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में यह पहला मौका था जब अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार आसिम राजा के प्रचार के लिए यहां पहुंचे। लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर में अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया था, इसकी खासी चर्चा हुई थी। यही वजह थी कि आज अखिलेश के भाषण को लेकर सुबह से ही सरगर्मी तेज थी, लेकिन रामपुर में अखिलेश से ज्यादा सुर्खियों में आजम खान का भाषण रहा। आजम आज अपने पुराने तेवर में थे। उन्होंने अपनी भाषण कला का हर वो दांव आजमाया जिससे से ज्यादा वोट बटोरे जा सके। आजम के भाषण में विवादों का पुट भी था। कुछ शब्द ऐसे भी थे जिन्हें अपशब्द की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। जी हां, मेरी ये बातें कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आजम ने आज जो कुछ कहा वो ना तो शालीनता के दायरे में था और ना ही इसे सही कहा जा सकता है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बात हर दल पर समान रूप से लागू होती है। आजम ने आज रामपुर में योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया। जनता के बीच आजम ने कहा उनकी सभा में लोगों को आने से रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन पर जुल्म हो रहा है और यह सब राज्य सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि चुभने वाला हमला बोलते हुए आजम ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। यही नहीं, इस बीच में जब अजान की आवाज आई तो उन्होंने बेहद हैरान करने वाला अंदाज दिखाया। आजम की सियासत के आपने कई रंग देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आज अखिलेश की मौजूदगी में रामपुर के मैदान में आजम खान ने जो कहा वो पहले से अलग था। आज मैं अखिलेश यादव के भाजपा पर चुभने वाले बयान को भी आपको सुनाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कल रामपुर में सीएम योगी की सभा को लेकर अभी से सरगर्मी क्यों तेज है। इसके साथ ही होगी खतौली और मैनपुरी उपचुनाव की बात। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अगर कोई तीखा तंज करते हुए मुस्कुराए तो यह माना जाता है कि कही जाने वाली बात ज्यादा चुभने वाली है। आजम खान ने आज रामपुर में यह अंदाज बार बार दिखाया। सपा की सभा में मौजूद तमाम लोग तब भौचक्के रह गए जब आजम खान ने पुलिस पर जुबानी हमला बोलने के ठीक बाद पुलिस अफसरों और एसएचओ जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए। आजम का आरोप था कि रामपुर में सख्त सुरक्षा के नाम पर उनके समर्थकों के बीच दहशत पैदा की जा रही है। यही वजह थी कि आजम ने तंज भरे लहजे में ये जिंदाबाद के नारे लगवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ। ये दो सर्टिफिकेट में लेगा पिताजी बजान के भांडों की तरह थोड़े भांड लिए कि आप ही कर लो, हमें भी भांड बनाओ। इसके जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें जलाना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आप पढ़ गए तो बर्बाद हो जाओगे। पिताजी बजाने के भांडों की तरह रामपुर के चुनावी मैदान में आजम की अग्नि वर्षा। पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को। सॉरी फौज रामपुर में आ गई। जिंदाबाद। अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। भूल गए शब्दों का तोलमोल। चुनाव आयोग पर बिगड़ैल बोल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ। ये दो सर्टिफिकेट में लेगा हम पिताजी बजान के भांडों की तरह थोड़े भांड के लिए आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो।
भाषण के बीच में अजान आजम ने किया हैरान। ये अजान की आवाज कैसे आई? लगता है इसमें साहब का आदेश चला। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब, तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतारो इस स्पीकर। पुलिस और जवानों को सबसे बड़ी नसीहत। पुलिस वालों, गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आग पड़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी पर सबसे तीखा तंज। अरे बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर रहा था। पुलिस प्रशासन की नीयत पर खड़े किए सवाल। कहां जा रहा है ये देश? चंद्रशेखर भाई, क्या हो रहा है ये? क्या होगा अंजाम? कौन बना दिया रामपुर? आजम का इमोशनल का। मौलाना साहब, आपने रोका था हमें। सरदार पटेल जी, आपने रोका था हमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं। अखिलेश यादव के लिए आजम की जय जयकार। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। आजम की आखिरी पुकार, अखिलेश की वोट हुंकार। अखिलेश की रामपुर घोषणा। खराब दिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे। और डर हमेशा बना नहीं रहता। डर के बाद भी कोई चीज होती है, डर के बाद भी अच्छा। अखिलेश ने कहा, अच्छे दिन आने वाले हैं। बात तो चुभेगी। आजम खान और अखिलेश यादव के साथ रामपुर की सभा के मंच पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर भी मौजूद थे। अखिलेश और आजम खान ने बार बार उनका जिक्र किया, उनकी मौजूदगी को खास बताया। इससे समझा जा सकता है कि जाति जमात के वोट समीकरण के लिहाज से रामपुर का उपचुनाव कितना खास है। कहने को तो इस सीट से आजम खान ने 10 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन अपने करीबी आसिम राजा को इस बार वो चुनाव जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने भाषण में इस चुनाव को सरकार को हिलाने वाला बताया। जहां यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 5,000 रुपया बीघा जमीन लेने वाला कोई नहीं था। आज 50 लाख रुपया बीघा जमीन देने के लिए तैयार है। दुनिया का कौन सा ऐसा एग्जाम है जो अब तक तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? कौन सा जुर्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? मैं होगा बर्बाद कर दिए गए, तुम तमाशा देखते रहे। क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को। जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे। 9% वोट हुआ। अखिलेश की मौजूदगी में आजम ने रामपुर की जनता के बीच भाजपा को सीधी चुनौती दे डाली। मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद हैं, बिजनौर की जेल में बंद हैं, इसलिए कि उनके नाम चंद्रशेखर भाई आपके नाम से नहीं मिलते। अखिलेश साहब, उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है हमारी। रामपुर की धरती से अखिलेश यादव ने खुला ऐलान कर दिया कि ये उपचुनाव सिर्फ रामपुर का नहीं बल्कि सरकार को हिलाने का चुनाव है। ये रामपुर का चुनाव नहीं है,
इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। कोई दल नहीं है, दो ही दल है आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। आजम को इस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था। भरोसा था कि अखिलेश यादव इस बार रामपुर में प्रचार करने जरूर आएंगे। जब अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे तो आजम के साथ उनकी खास बातचीत हुई, चुनावी चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम भी साथ थे। इसके बाद आजम और अखिलेश रामपुर की चुनावी सभा के मंच पर पहुंचे, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। चुनावी सभा का मैदान पूरा नहीं भरा था, भीड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। आजम खान और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को रोक दिया गया, सपा के समर्थकों को इस सभा में आने नहीं दिया गया। मैं रामपुर के बहादुर प्रशासन से जो चीन की सरहदों पर, पाकिस्तान की सरहदों पर लड़ रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि कम से कम महिलाओं को तो आने दें, महिलाओं को तो आने दें, न रोकें। मैं बहादुर प्रशासन से अपील करूंगा कि महिलाओं को आने दें। केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे में लगे। बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? आजम ने इसके बाद रामपुर के इस सभा में अपने मन के सारे गुबार बाहर कर दिए। अपने पुराने अंदाज में उन्होंने लंबे समय तक खामोश रहने की कसर पूरी कर दी। इस उपचुनाव में अखिलेश के साथ पहली सभा में उन्होंने भाजपा पर चुभते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। और आज गौकशों की झंडी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछाए, वो दरी बिछाए। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ प्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ प्यारे? आजम के अंदाज से साफ है कि वो अखिलेश से क्या चाहते थे। आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर की जनता से उनके नाम पर अपील करें, उनके दर्द को अपने शब्दों में बयां करें और ये संदेश दें कि मैं अपने नेता के साथ खुलकर खड़ा हूं। और अखिलेश ने आजम की इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल के हम लोग समाजवादी लोगों के कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई की। अब जरा अखिलेश के अगले शब्दों पर गौर कीजिए, जिन्होंने सपा उम्मीदवार आसिम राजा का नाम तो लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहने से नहीं चूके कि इस बार जीत दिलाकर आजम खान का सम्मान बढ़ाएं। इसलिए आप लोग मदद करें और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट दे करके आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। जी हां, अखिलेश ने रामपुर में बार बार दोहराया कि आजम खान का सम्मान बढ़ाने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। यानी साफ है कि चुनावी नतीजे आजम खान की हैसियत और उनके कद का भविष्य भी तय करेंगे। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में शालीनता को कभी कामयाबी की पहली शर्त माना जाता था। तमाम नेता इस बात की फिक्र करते थे कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसे लेकर झेंपना पड़ जाए।
जिसको दोहराना मुश्किल साबित हो और जिस पर कायम रहना आसान नहीं हो। लेकिन वक्त के बदलाव ने राजनीति के चलन को भी बदल दिया। इसके लिए किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज आजम खान ने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ कहा, उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की बात कही है। आकाश सक्सेना पहले भी आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। इसमें नफरती भाषण का वो मामला भी था जिसमें दोषी साबित होने के बाद आजम खान की विधायकी तक चली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिल लेता, हम बिकाजी बाजार के भांडों की तरह थोड़े भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। आजम फिर उसी अंदाज में हैं जिसे लेकर सपा के ये दिग्गज सियासतदान विवादों में रहते आए हैं। चुनावी मंच से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो कहा वो शालीनता के दायरे में तो कतई नहीं आता। आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिल लेता, हम बिकाजी बाजार के भांडों की तरह थोड़े भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। आजम खान के इस चुभने वाले बयान पर अब सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार और आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवाने वाले आकाश सक्सेना का कहना है कि वो इस मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब देखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि, और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरीके मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर कुछ वो सोची समझी एक साजिश के तहत उनके बयान होते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रामपुर के जो माहौल को वो ख़राब करना चाहते हैं। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने भी आजम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विवादित भाषण में दोषी साबित होने पर आजम की विधायकी गई, फिर भी वो आदत से बाज आने को तैयार नहीं। देखिए, शब्दों का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए आदमी को, और शब्दों की वजह से ही जो आज जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो इस शब्दों की वजह से ही हो रहा है। पहले भी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था और फिर दोबारा हो रहा है। मैं समझता हूँ इनसे जो पहले हुआ उससे सीख लेनी चाहिए हमारे नेताओं को, और मैं समझता हूँ सभ्यता के दायरे में जो अनुशासनहीनता करते हैं लोग, है ना, उन्हें इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। आजम के विवादित बयान को अब भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने की बात कह रही है। सियासी माहौल गरमाने की तैयारी साफ दिख रही है। देखो, जिस आदमी का चरित्र ही खराब हो, जिसको संस्कारी ना हो, और जो सरकार रहते हुए जब सत्ता का दुरुपयोग करके जब लोगों के ऊपर अत्याचार जो व्यक्ति करता हो, किस प्रकार की भाषा रहती थी। आज भी भाषा आपने देखा होगा, जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो सपा बसपा का गठबंधन था, तो इसको लग रहा था कि ये लोग तो देश में सरकार बना लेंगे, तो उसकी इस भाषा का प्रयोग कर रहा था कि एक IAS अधिकारी से जूते साफ कराएंगे। मैंने एक IAS एक IPS कोई व्यक्ति कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है और इस पद तक पहुँचता है, उससे जूते साफ कराओगे? तो जूते साफ कर रहे हैं। साफ है कि आजम खान के खिलाफ अब भाजपा विवादित बयान को लेकर आरोपों का नया चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गई है। ABP गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान की। इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री CM बनने के चक्कर में है। सपा के अध्यक्ष ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रही है। भाजपा का दावा है कि पार्टी न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? सपा उनकी खंड खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके
गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मई से लेकर सितंबर तक अखिलेश यादव ने जिस सियासत का पन्ना पलटा था उसमें अब तक बयानों की शक्ल में कई पैराग्राफ जुड़ चुके हैं। इसी लीक पर नया बयान सामने आया है, लेकिन शब्दावली वही पुरानी है। इसमें भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के लिए ऑफर की कहानी है। रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। रामपुर में अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी आसिम राजा का प्रचार कर रहे थे, आजम खान का बचाव कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त सीएम बनने के चक्कर में हैं, इसलिए हमें माफिया और अपराधी कहने की रेस लगा रहे हैं। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया है और 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। अखिलेश यादव पहले भी ये ऑफर दे चुके हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। उस समय भाजपा को अखिलेश यादव का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का खुला ऑफर तीर की तरह चुभा था। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपना ऑफर दोहराया है तो भाजपा अखिलेश यादव पर फिर हमलावर है। देखो, ये अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन है और वो समझते हैं कि जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी के कारण से, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वो इस प्रकार का ऑफर देकर तोड़ देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और यहाँ के ऊपर कोई भी कार्यकर्ता कभी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कभी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का योगी सरकार के उप मुख्यमंत्रियों के लिए ऑफर उसी दिन आया है जिस दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी की धरती से रिवर फ्रंट केस में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर हमला बोला और जेल जाने की संभावना जताई। जिस समय आप अखिलेश यादव के बयान पर सियासत की चाल कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है, या यूं कहें कि सर्दी के मौसम में अखिलेश यादव के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आसिम राजा के पक्ष में हुई सभा की सबसे खास बातें क्या थी, जिससे कई संदेश सामने आए हैं। जी हां, रामपुर की सभा में क्या रहा खास, जरा इसको समझिए। आजम खान ने 35 मिनट तक भाषण दिया, अखिलेश यादव ने सिर्फ 11 मिनट का भाषण दिया। आजम की अखिलेश ने की जमकर तारीफ। आजम खान को अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन के जुल्म का पीड़ित बताया। आजम खान के सम्मान के लिए रामपुर की जनता को जरूरी बताया इस चुनाव में जिताना। अखिलेश यादव ने बार बार आजम के नाम के आगे आदरणीय लगाया। आजम ने बार बार अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिलेश के भाषण से पहले और बाद में आजम ने भी नारे लगाए। आजम के भाषण के दौरान उन्हें एक पर्ची भी भेजी गई।
इस पर्ची में क्या था, इस पर अटकलें तेज है। पर्ची मिलने के ठीक बाद आजम ने शुक्रिया कहा। आजम को पर्ची तब भेजी गई जब वो आक्रामक भाषण दे रहे थे। अब सबकी नजर सीएम योगी की सभा पर है। आजम अखिलेश के बयान पर कल सीएम योगी बड़ा पलटवार कर सकते हैं। रामपुर के चुनावी मैदान में भाजपा नेता जयप्रदा के उतरने से माहौल और गर्मा गया है। जयाप्रदा और आजम में पुरानी तकरार है। जब जया सपा में हुआ करती थी, दोनों के बीच टकराव का तब का लंबा अध्याय सामने आया था। जयाप्रदा के भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचने पर आजम ने तंज किया था। अब जया ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वक्त की लाठी की मार बहुत तेज होती है। रामपुर में फिर से आजम खान बनाम जयाप्रदा की जुबानी अदावत की चर्चा सरगर्म है। बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी। किससे जीती थी मैंने? हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा से, जिनका बहुत ग्लैमर था रामपुर में। ऊपर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे। अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज नहीं होती है। कभी एक साथ एक ही पार्टी के मंच पर नजर आने वाले आजम खान और जयाप्रदा के बीच सियासत की अदावत पुरानी है, जो रामपुर उपचुनाव के सियासी मुकाबले में नए रंग में नजर आ रही है। दो बार की सांसद रही हुई उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, इसके बावजूद आजादी के एक लंबे सफर में 1947 के बाद आपकी झोली में लाकर डाल दी थी ये सीट, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीतकर। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा और आजम खान चुनावी मुकाबले में आमने सामने थे। उस वक्त आजम जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उसी चुनाव में आजम के बयानों ने अब उनके लिए सियासत की राह मुश्किल कर दी है। उनके जुबान जो है इतनी गंदी जुबान है कि उन्होंने महिलाओं को पाजेब बोलेंगे। क्या मैं पाजेब हूँ? जयाप्रदा पाजेब है क्या? मैं ठुमके लगाने वाले हूँ? इस तरह के जो गंदे गंदे जो अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हुए हद पार कर दिया था। ऊपर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे। अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज नहीं होती है। जिस हेट स्पीच केस में आजम खान सजा याफ्ता हैं और उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा, वो साल 2019 का है, जिस पर जयाप्रदा का कहना है कि आजम खान अपनी बदजुबानी की कीमत चुका रहे हैं। गाली देना आता है आपको, सम्मान करना नहीं आएगा। आपको महिलाओं को सम्मान करो। महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये आजम के लिए जो आपने किया हुआ कर्म के वजह से ही आज सजा पा रहा है। रामपुर के चुनावी युद्ध में प्रचार के लिए जयाप्रदा की एंट्री ठीक उस वक्त हुई है जब रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शबाब पर है और आजम खान आंसुओं और तल्ख बयानबाजी के आसरे अपनी साख बचाने में जुटे हैं। शुक्रवार का दिन रामपुर की सियासत में बड़ा होने वाला है। कल सीएम योगी रामपुर उपचुनाव में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है शुक्रवार को जब सीएम योगी मंच संभालेंगे तो उनके निशाने पर होंगे आजम खान और अखिलेश यादव, जिन्होंने आज रामपुर से योगी सरकार पर खूब हमले किए हैं। रामपुर के मैदान में आजम और अखिलेश ने मिलकर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। इस दौरान भाजपा सरकार से लेकर सीधे सीएम योगी पर निशाना साधा। और आज गौकशों की चांदी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछाए, वो दरी बिछाए। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे?
अब बारी सीएम योगी की है। शुक्रवार को सीएम योगी रामपुर में पहली चुनावी सभा करेंगे और माना जा रहा है कि इस उपचुनाव के संग्राम का पारा इससे और चढ़ेगा। प्रचार 3 दिसंबर की शाम को खत्म होगा। इससे एक दिन पहले सीएम योगी रामपुर पहुंचेंगे तो जाहिर है निशाना तीखा होगा। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी। हम लोग समाजवादी लोगों की कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी, और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछते हैं सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई की। हाल के दिनों में जिस तरह खतौली से लेकर अलग अलग प्रबुद्ध सम्मेलन की सभाओं में सीएम योगी के तेवर दिखे हैं, वो बहुत कुछ इशारा दे रहे हैं। कमाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। सीएम योगी की रामपुर में भरी जाने वाली हुंकार के बाद यहां का चुनावी तूफान क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी के चुनावी मंच से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए छोटे नेताजी की शब्दावली गढ़ी, जिस पर अब भाजपा कह रही है कि अखिलेश छोटे नेताजी नहीं बल्कि छोटे नेता भर हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर मैनपुरी की चुनावी लड़ाई को मुलायम सिंह यादव की शख्सियत से जोड़ने की कोशिश की थी और सपा यही कोशिश भाजपा को चुभ रही है। भले ही शिवपाल के इस बयान के 24 घंटे से ज्यादा हो गए हों, लेकिन भाजपा के खेमे में खलबली कम नहीं हुई है। यही कहेंगे नेताजी से तो नेताजी कैसे ही थे। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। शिवपाल ने अखिलेश को छोटे नेताजी क्या कहा? भाजपा के खेमे में अब भी खलबली मची है। शिवपाल के बयान पर हो रहा है बाहुबली प्रहार। शिवपाल जी को जैसे उन्होंने लांछित करके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने, अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश छोटे नेताजी नहीं, छोटे नेता हैं। चुनावी चाचा, छोटे नेता, वो उनको चुनावी चाचा बना लिए और चुनावी चाचा ने उनको छोटे नेता बना लिया, लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनाने वाली है, क्योंकि वो दोनों के बारे में जानती है। ये चाचा भतीजे का जो इतिहास है, पूरा प्रदेश काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उनके रग रग से परिचित हैं। गैर यादव पिछड़े वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ डेरा डाल रखा है। मैनपुरी के जसवंत नगर में सभा के बाद उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की। मौर्य का दावा है कि मैनपुरी में लड़ाई 65 बनाम 35% वोट की है। ऐलान है कि 65% वोटर तो कमल पर मुहर लगाने को तैयार बैठे हैं। मेरा दावा है कि यहाँ सपा के खिलाफ, सपा प्रत्याशी के खिलाफ, सैफई परिवार के खिलाफ 65% वोट है। वो 35% में लड़ रहे हैं, उसमें भी हम ले रहे हैं। मैनपुरी सीट पर जीत के लिए सपा और भाजपा के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव और भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य गांव-गांव घूम रहे हैं। लड़ाई अब बूथ से कहीं आगे बढ़कर दरवाजे दरवाजे तक पहुंच गई है। एक एक वोट की लड़ाई है। धर्म की धुरी पर
राजनीतिक समीकरणों को कसा जा रहा है, प्रतीकों और पहचानों को आधार बनाकर सियासत का ताना बाना बुना जा रहा है। रणनीति के पटल पर, प्रचार की डगर पर सपा और भाजपा के बीच मैनपुरी में मुकाबला साख बचाने और साख बनाने जैसा है। मैनपुरी में प्रतीकों और पहचान के नाम पर सियासत उस मुकाम पर जा पहुंची है जहां हर एक तस्वीर अहम हो चली है। सपा से लेकर भाजपा तक भगवान बुद्ध के नाम पर एक वर्ग विशेष को गोल बंद करने में जुटे हैं, तो अब डिंपल यादव भगवान कृष्ण की प्रतिमा के आश्रय नरम हिंदुत्व का संदेश दे रही है। भाजपा राम का नाम दोहराती है तो सपा कृष्ण का संदेश दे रही है। नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी की जीत को बड़ी बनाने के लिए डिंपल यादव गांव-गांव जा रही है, बुजुर्गों के आशीर्वाद ले रही है, महिलाओं से मिल रही है, हर उस वर्ग को साध रही हैं जिसकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं पर भूमिका निर्णायक हो सकती है। पहला ऐसा चुनाव है जो हमारे आदरणीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है, और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि आप सब ने कहीं ना कहीं नेताजी का उनके संघर्षों में साथ दिया है। वहीं भाजपा जमीनी लड़ाई को बूथ लेवल से अब घर घर तक पहुंचा चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जसवंत नगर के उसी ताखा में तूफानी प्रचार किया जहां एक दिन पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने साझा सभा कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नई सुलहबंदी थी। केशव मौर्य ने कहा कि चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन सपा के नेताओं को लोक व्यवहार से मतलब नहीं। वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं? हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? पूर्व सीएम कल्याण सिंह का केशव प्रसाद मौर्य ने एक खास मकसद से जिक्र किया है। दरअसल भाजपा ये साबित करना चाहती है कि उसने नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे जमीन से जुड़े नेताओं को पूरा सम्मान देने में कभी हिचक नहीं दिखाई, खुलकर उन्हें नमन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को लेकर ऐसा सम्मान नहीं दिखाया। दरअसल कल्याण सिंह लोध समाज से आते हैं और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोध समाज के 1 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी कार्रवाई, मेरी उसकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता। जाहिर है अब जबकि प्रचार का शोर थमने में सिर्फ 2 दिन शेष हैं, तो सपा और भाजपा दोनों ने आर पार की रफ्तार बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात खतौली की, जहां चुनावी पारा आसमान पर है। जयंत चौधरी के रोड शो ने आज तपिश और बढ़ा दी। रालोद के मुखिया अपने प्रत्याशी मदन भैया को जिताने गांव-गांव और नुक्कड़ तक में सभाएं कर रहे हैं, तो भाजपा ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। छोटे छोटे वोट बैंक को भी अपने पाले में करने के लिए बड़ी रस्साकशी चल रही है। गांव की गलियों से कस्बों के रास्तों तक पॉलिटिक्स की पदयात्रा गुजर रही है। एक और योगी सरकार के मंत्री हैं, हाथ में भाजपा के कमल छाप पर्चे हैं, सरकार की उपलब्धियों के चर्चे हैं।
दूसरी ओर जयंत चौधरी के साथ गांव-गांव रालोद की दौड़ है। चुनाव प्रचार का शोर है। पिछले एक हफ्ते में जयंत चौधरी 60 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। मदन भैया को जिताने के लिए लोगों से मिल चुके हैं और अब दावा है कि रालोद के हैंडपंप से इतना पानी निकलेगा जो खतौली में भाजपा की फौज को उखाड़ फेंकेगा। गाँव में हमारी ताकत है, हमारे लोग हैं, उनके बीच रहकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे और एनर्जी, ताकत मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है और इतना पानी निकालेंगे नल से कि किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। खतौली में भाजपा रालोद के मदन भैया की बाहुबली वाली छवि को लेकर हमलावर है। बुधवार को सीएम योगी ने भी जनसभा के जरिए सवाल उठाया था। मदन भैया की बाहुबली छवि को लेकर रालोद पर हमला बोला था। रालोद का नाम अपराध और गुंडा राज से जोड़ा था। पहले यहाँ पर केरान और कांधाला से प्लान होता था। हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था। बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांधला का प्लान बंद हुआ। जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केरान और कांधला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। अब मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर जयंत चौधरी ने विक्रम सैनी के बहाने निशाना साधा है। जयंत ने कहा, कवाल कांड में किसे सजा मिली है सब जानते हैं। हमारे प्रत्याशी पर ऐसा कोई आरोप नहीं, ना ही सजा मिली है। मुख्यमंत्री कल आए थे और मुख्यमंत्री एक बात कह के गए हैं और राष्ट्रीय लोकदल पर भी तंज कसे और ये कहा राजनीति का अपराधीकरण ना होने दें। तो आपको लग रहा है इस तरह की चीजें? बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री याद करें कि यहाँ पे सीट वेकेंट क्यों हुई, यहाँ चुनाव क्यों हुआ। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक जिनको दोबारा उनकी पार्टी ने टिकट दिया, उनको दोषी न्यायालय ने करार दिया है। तो अगर कोई दोषी पाया जाता है तो राजनीति से उसे बाहर कर दिया जाता है। वो जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं रहता। हमारे प्रत्याशी पे ऐसा कोई आरोप नहीं है। आपके प्रत्याशी जो विधायक थे उनको हटाया गया, आपने उन्हीं के परिवार से दोबारा एक सदस्य को चुना है, सिर्फ एक संदेश देने के। इस बीच भाजपा ने खतौली के संग्राम को जीतने के लिए बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा सरकार के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और आप लोगों के देखे 2022 में, 2019 में, 2017, 2024 जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी जी देश में और योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रदेश में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सीएम योगी के गुजरात दौरे की। आज छठी बार सीएम योगी ने गुजरात के रण में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा जिले में चुनावी सभाएं की। इस दौरान सीएम योगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। इन्हें भारतीय सेना के जवानों पर संदेह है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर सरदार पटेल का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया। और स्वतंत्र भारत में भारत के एकीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान अपने हाथों में ली थी। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के उन्हीं नेताओं के हाथों में, जिनके हाथों में बागडोर आजादी के बाद आई थी, अगर देश के एकीकरण की बागडोर उनके हाथों में होती तो जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम तो पहले ही आंखें दिखा चुका था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती?
भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट दे करके हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।